क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 12 आधुनिक भारत के इतिहास की एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है, 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह से जुड़ी हुई सारी घटनाओं को, विद्रोह के कारण क्या थे, विद्रोह का स्वरूप क्या था, विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, विद्रोह का विस्तार कैसा था, विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये चैप्टर है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में। 1857 का आंदोलन और उनके व्याख्या, ठीक है, व्याख्यान क्या थे। तो 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसके क्या कारण थे, अगर देखा जाए तो राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, सैनिक कारण थे और तत्कालिक कारण थे। बहुत सारे कारणों का परिणाम क्या था, 1857 का विद्रोह था। 1857 विद्रोह के स्वरूप बहुत सारे अलग अलग थे। 1857 विद्रोह पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, हम सब के बारे में डिटेल में से बताएंगे। शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर जो है कि 1857 विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो 10 मई 1857 को ये मेरठ में शुरू हुआ था और यहीं से जो ये पैदल सिपाही जो है दिल्ली पहुंच गए और बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेता बना दिया। तो ये कहानी हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। तो लिखा है 1857 विद्रोह के संदर्भ में कि 10 मई 1857 को दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। सिपाहियों ने विद्रोह क्यों किया था, तो सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस के खिलाफ मेरठ विद्रोह कर दिया था। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1857 विद्रोह की जो योजना बनाई गई थी वो 31 मई को बनाई गई थी, लेकिन सिपाहियों में इतना धैर्य नहीं था और उन लोगों ने 10 मई को ही 1857 विद्रोह की शुरुआत कहाँ से कर दिया, मेरठ से कर दिया। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई मेरठ में, जो जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए। जब सिपाहियों ने विद्रोह किया तो धीरे धीरे जो है आम जनता भी जुड़ने लगी, क्योंकि आम जनता भी जो है अंग्रेजों से परेशान थी, लेकिन उनके कई अलग कारण भी थे, क्योंकि 1857 विद्रोह के कई कारण थे। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, जहां हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे। इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा, मतलब गोरों मतलब अंग्रेजों पर निशाना साधा और उनके बंगलों, साजो सामान को तहस नहस करना, जलाना, फूकना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल जो है, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूट कर तबाह किया जाने लगा। जब विद्रोह हुआ तो सरकार के मतलब अंग्रेजों की संपत्ति पर, सरकारी इमारतों पर, इन सबको निशाना बनाया गया और जहां भी मौका मिलता था अंग्रेजों की लोग हत्या भी करने लगे। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राम लाइन काट दी गई। याद रखना, 1857 विद्रोह में टेलीफोन को बहुत बड़ा कारण माना गया था विद्रोह को दबाने में, क्योंकि सूचना एक स्थान से दूसरा स्थान बहुत जल्दी पहुंच जाती थी। अंधेरा पसरते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। मेरठ विद्रोह 10 मई को जब हुआ तो वहां से सिपाही रात के अंधेरे में दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। या जो है जत्था 11 मई को तड़के मतलब सुबह सुबह बिल्कुल लाल किले के फाटक पर पहुंच गया। तो लाल किले के फाटक पर पहुंच गया तो यही मेरठ के सिपाही कहाँ पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली का बादशाह उस समय कौन था, मुगल बादशाह नाम मात्र के कौन थे, तो बहादुर शाह जफर। ये इन्हीं का फोटो यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। लिखा है आगे, रमजान का महीना था। सुबह मुगल सम्राट नमाज पढ़कर और सहरी जो है सुबह खाना खाते हैं नमाज पढ़ने समय ना, वो रमजान के समय में जो सुबह खाना खाते हैं मुसलमान लोग जो है उनको हम सहरी कहते हैं और शाम वाले में इफ्तार कहते हैं। रोजे के दिनों में सूरज उगने से पहले का भोजन खाकर उठे थे, सहरी उसे कहते हैं। उन्हें फाटक पर हो हल्ला सुनाई दिया, किसको, बहादुर शाह जफर को। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मारकर आए हैं, क्योंकि वह गाय और सुअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये बात सैनिकों ने किसको बताया, तो बहादुर शाह जफर को बताया। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था और शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे।
बहुत सारे यूरोपीय लोग मारे गए। दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए और लूटपाट हुई। दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए थे। उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दे। बहादुर शाह जफर का अपमान हुआ था, इसीलिए अंग्रेजों ने सोचा कि जो है बहादुर शाह जफर को जो है टारगेट अंग्रेजों ने इसीलिए किया था। और याद रखना, सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को नेता क्यों बनाया, कि बहादुर शाह जफर को अपना नेता मानते थे, अपना राजा मानते थे, और उनका अपमान हुआ था, इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि बहादुर शाह जफर का आशीर्वाद लिया जाए। इनका अपमान कैसे हुआ था, तो अपमान इसलिए हुआ था क्योंकि जब लॉर्ड डलहौजी आया था, लॉर्ड कैनिंग आया था, तो उसने बादशाह की उपाधि इनसे वापस ले ली थी और इन्होंने लाल किले से निकाल करके और जो है यहाँ कुतुब मीनार भेज दिया था। उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दे। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बहादुर शाह सुबह मानने को तैयार ही नहीं थे सिपाहियों की बात, और वो विद्रोह में शामिल होना नहीं चाहते थे, लेकिन इतना विवश हो गए कि उनको उनकी बात माननी पड़ी। इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली, मतलब सुल्तान जब बादशाह शामिल हो गए, क्योंकि अब उन्हें मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था, तो उनको एक पहचान मिल गई, ठीक है, नेता के रूप में। 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है, बहादुर शाह ने विद्रोहियों को अपना समर्थन दे दिया। हालात तेजी से बदलने लगे और गंगा घाटी की छावनियों और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह के स्वर तेज होने लगे। अब पूरे उत्तर भारत में विद्रोह क्या हो गया, बढ़ने लगा, क्योंकि जब दिल्ली कब्जा हो गया तो उसकी खबर पूरे उत्तर भारत में फैलने लगी। विद्रोह का ढर्रा क्या था, यदि इन विद्रोहियों को तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। हर छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम कमोबेश एक जैसा ही था। जैसे जैसे जहाँ खबर पहुंची, चाहे आपका लखनऊ हो, चाहे आपका कानपुर हो, चाहे आपका जो फैजाबाद हो, चाहे आपका बरेली हो, जहाँ जहाँ खबर मिली वैसे वैसे विद्रोह क्या हो गया, शुरू होने लगा। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ, सैनिक जो विद्रोह हुआ वह कैसे शुरू हुआ, तो सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्यवाही शुरू की। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया, तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया लोगों के बीच में। सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा किया सैनिकों ने, और सरकारी खजानों को लूटा। इसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीफोन दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और सारे रिकॉर्ड जलाने लगे। अंग्रेजों अर्थात गोरों से संबंधित हर चीज और हर शख्स हमले का निशाना उस समय था, ठीक है। हिंदुओं और मुसलमानों तमाम लोगों को एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी होने लगी। विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैल गया और लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे बड़े बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे। क्यों कि इन जिलों में जो साहूकार होते थे वो जनता को परेशान करते थे। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। ज्यादातर जगह अमीरों के घर बार लूट कर तबाह कर दिए गए। सिपाहियों की कतारों में हुए इन छिटपुट विद्रोहों ने जल्दी ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। शासन की सत्ता और सोपानों के सरेआम अवहेलना होने लगी, तो विद्रोह धीरे धीरे क्या हो गया, फैल गया, और धीरे धीरे आम जनता, किसान सब विद्रोह में क्या हो गए, शामिल हो गए, ठीक है। फिरंगी, यहाँ एक शब्द आया है, फिरंगी क्या है, फारसी भाषा का शब्द है, संभवतः फ्रैंक, जिससे फ्रांस का नाम पड़ता है, निकला है। इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से किया जाता था, फिरंगी का, ठीक है। ये शब्द वहाँ बहुत बार इस्तेमाल हुआ है। लखनऊ में भी याद रखना, एक चित्र यहाँ दिया गया है। लखनऊ में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ हमले में आम लोग भी सिपाहियों के साथ जुड़े हुए थे, ये इसी को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो लखनऊ विद्रोह किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। वाजिद अली शाह की पत्नी थी। जब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया था अवध से, आगे इसके बारे में बताया गया है, अवध पर कुशासन का आरोप लगा के जब हड़प लिया गया जो है अवध को, जो है तब जो है बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत किया था, ठीक है, वहाँ की नेता थी। आगे लिखा है, मई जून के महीनों में अंग्रेजों के पास विद्रोह कार्रवाई का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि एक तो गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, इसलिए ये भी एक कारण था।
अंग्रेज अपनी जिंदगी और घर बार बचाने में फंसे हुए थे। जैसा कि एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा है कि ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया था उस समय। तो शुरू में अंग्रेजों को बड़ा मशक्कत करनी पड़ी अपने आप को पहले बचाने के लिए। लिखा है आगे, आज सामान्य समय में सामान्य जीवन। विद्रोह के महीनों में शहरों में क्या हुआ, तो गांव की बात हो रही थी, शहर में क्या हुआ, उथल पुथल के उन दिनों में लोग अपनी जिंदगी कैसे जी रहे थे, सामान्य जीवन किस तरह प्रभावित हुआ। विभिन्न शहरों की रिपोर्टों से पता चलता है कि सामान्य गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई थी। दिल्ली उर्दू अखबार 14 जून 1857 की एक रिपोर्ट को यहाँ पर दिया गया है। तो क्या बात हुई गई थी, यहाँ लिखा है, यही हालात सब्जियों और साग पालक में भी है। लोग इस बात पर शिकायत कर रहे हैं कि बाजारों में कद्दू और बैगन तक नहीं मिलते हैं। विद्रोह समय आलू और अरवी एक सब्जी होती है जो है अलग मिलती भी है, तो बासी सड़ी हुई और जो है कुजड़ो सब्जी बेचने वालों के रोक कर जमा कर रखा हुआ था। जो कुजड़े होते थे पहले, उन सब्जियों बेचने वाले कुजड़ा कहा जाता था मध्यकाल में। शहर में स्थिति, बाग बगीचे में कुछ माल चंद इलाकों पर तक पहुंच पाता है, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग उन्हें देखकर बस जो है ओठों पर जीभ जो है फिरा कर रह जाते हैं। उन्हें वो चीज़ें नहीं मिलती है, लालच की बेस में। एक बहुत आम जीवन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, विवरण दिया गया है समझने के लिए कि विद्रोह दौरान ऐसा भी होता था शहरी क्षेत्रों में। यहाँ एक और चीज यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिससे लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा था। मामला यह था कि पानी भरने वालों ने पानी भरना बंद कर दिया था। गरीब शरीफ लोग खुद घड़ों में पानी भरकर लाते थे, जो अमीर लोग होते थे, तब जाकर के घर में खाना बनता था। हलाल खोर हराम खोर हो गए थे। ठीक है, कई दिनों से बहुत सारे मोहल्लों में कोई आमदनी नहीं हुई और यही हालात बने रहे तो जो है गंदगी, मौत और बीमारियां शहर की आबो हवा खराब कर देगी और शहर महामारी की गिरफ्त में आ जाएगा। यहाँ तक कि आसपास के इलाके भी इसकी चपेट में आ गए थे। जो विद्रोह गांव में हुआ तो शहरों को भी प्रभावित किया है, ये बात याद रखना। ठीक है, लिखा है संचार के माध्यम। जब विद्रोह हुआ तो विद्रोह के संचार के माध्यम क्या थे, वो विद्रोह में का प्रचार कैसे करते थे। तो लिखा है, अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के धर्रे में समानता की वजह आंशिक रूप से उनकी योजना और समन्वय में निहित थी। इसमें कोई शक नहीं है कि विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। जब 7वीं अवध जो है इरेगुलर कैबिलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा था कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है अब, और 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। मतलब सिपाही जो है ये एक स्थान दूसरे स्थान पे संचार के माध्यम से कारतूस के खिलाफ, जो चर्बी वाला कारतूस था उसके खिलाफ प्रचार कर रहे थे। सिपाही या उनके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लब्बो लुभान ये कि लोग बस बगावत के जो है मसूबे गढ़ रहे थे और इसी के बारे में आगे बातें कर रहे थे। ठीक है, आगे लिखा है जो है सिस्टन और तहसीलदार क्या होता है। विद्रोह और जो है सैनिक अवज्ञा के संदर्भ में सीतापुर जिला है एक उत्तर प्रदेश में। सीतापुर के देसी जो है ईसाई पुलिस इंस्पेक्टर जो है फ्रांसवा सिस्टन का अनुभव हमें यह बहुत कुछ बताता है। मतलब उन्होंने एक अनुभव गांव के संदर्भ पेश किया। जब विद्रोह हुआ था वह मजिस्ट्रेट के पास शिष्टाचार बस मिलने सहारनपुर गया हुआ था। सहारनपुर भी उत्तर प्रदेश में है। सिस्टन हिंदुस्तानी कपड़े पहने था और जो अलथी पलथी मारकर बैठा था। इसी बीच बिजनौर भी उत्तर प्रदेश का जिला है, एक मुस्लिम तहसीलदार कमरे में दाखिल हुआ। जब उसे पता चला कि सिस्टन अवध में तैनात हैं तो उसने पूछा, क्या खबर है अवध की, काम कैसा चल रहा है। सिस्टन ने कहा कि अगर हमें अवध में काम मिलता है तो जनाब ए आली वो भी पता चल जाएगा। इस पर तहसीलदार ने कहा, भरोसा रखो इस बार हम कामयाब होंगे, मामला जो है काबिल हाथों में है। हम बाद में पता चला कि तहसीलदार बिजनौर के विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता था। ठीक है, तो याद रखना उसने जो है ये बात वहां पर बताया। ठीक है,
आगे लिखा है, विद्रोह की बनावट और जिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इन विद्रोहियों में एक योजना और समन्वय था, उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि विद्रोह जब शुरू हुआ था तो उसकी कुछ योजना थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो योजना पर सवाल उठाते हैं कि वो योजना कैसे बनाई गई, क्या थी। तो लिखा है, ये योजनाएं कैसे बनाई गईं, योजनाकार कौन थे। मौजूदा दस्तावेजों के आधार पर इन सवालों के सीधे सीधे जवाब देना कठिन है, क्योंकि 1857 विद्रोह में मुख्य योजना क्या थी ये बता पाना जो है असंभव है, क्योंकि यही असफलता का एक कारण भी, हम जब पढ़ेंगे तो असफलता का एक कारण भी है। और योजनाकार कौन था, कोई एक योजनाकार नहीं था। इसका मतलब यह हो गया कि विद्रोह के असफलता में ये भी एक बड़ा कारण था। मौजूदा दस्तावेज के आधार पर हम जो है इसका सीधा जवाब नहीं दे सकते हैं, फिर भी एक घटना हम इस बारे में कुछ सुराग जरूर देती है कि ये विद्रोह कितने सुनियोजित कैसे थे। विद्रोह के दौरान अवध जो है मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियर्स की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। जहां कैप्टन हियर्स तैनात थे, वहीं 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री की दलील थी कि क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को खत्म कर चुके थे, इसलिए अवध मिलिट्री का फर्ज बनता है कि या तो वह हियर्स की मौत को नींद सुला दें या उन्हें गिरफ्तार करके 41वीं रेजिमेंट के हवाले कर दें। तो ये भी एक जो है उस समय का सुराग मिलता है, मतलब ये योजना का पता चलता है। मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलें खारिज कर दी। अब यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाए। इस विद्रोह के शुरुआती इतिहासकारों में से एक चार्ल्स बाल ने लिखा है कि ये पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुड़ती थी। इसका मतलब है कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले जरूर लिए गए थे, मतलब विद्रोह के लिए कुछ जरूरी फैसले लिए गए थे, कुछ योजनाएं बनाई गई थी, खास करके जो है कानपुर के क्षेत्र में। ठीक है, आगे लिखा है, क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और पुलिस लाइन में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी ही थी, क्योंकि उनमें बहुत सारे प्रायः एक ही जाति के होते थे, इसीलिए इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वो इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसले ले रहे होंगे। ये सिपाही अपने विद्रोही के कर्ता धर्ता खुद ही थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कुछ जगह पर योजनाएं बना करके भी काम किया गया। नेता लिखा है, नेता और अनुयायी। तो अलग अलग विद्रोह के नेता कौन कौन से थे, अब इससे बात कर लेते हैं। तो लिखा है, अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी था। तो नेता अर्थात एक नेतृत्वकर्ता होना चाहिए और एक संगठन होना चाहिए। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किए उनमें से यह एक था कि वो फौरन दिल्ली गए और उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह को विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरख्वास्त दे दी थी। ठीक है, तो एक यहाँ पे काम किया गया, लेकिन इस निवेदन पर सहमति हासिल करने में वक्त लग गया। बहादुर शाह जफर क्योंकि तैयार हो नहीं रहे थे। बहादुर शाह जफर इस खबर पर भयभीत और बेचैन दिखाई दिए। बहादुर शाह ने नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी तब स्वीकार की जब कुछ सिपाही शाही शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले के मुगल दरबार में जा घुसे और बहादुर शाह के पास जो है वाकई कोई और चारा नहीं बचा, तो अन्य में उन्हें जो है नेता अपने आप को बनाना पड़ा। ठीक है, अन्य स्थानों पर भी जैसे छोटे पैमाने पर भी सही इसी तरह के दृश्य घट चुके थे। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहेब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवाय और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था। याद रखना, कानपुर के जो नाना साहब थे उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो कानपुर में किसने किया था, जो है नाना साहब ने। झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। तो रानी लक्ष्मीबाई भी स्वयं तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन जब जनता ने दबाव डाला तो रानी को भी इसमें शामिल होना पड़ा। कुछ ऐसी ही स्थिति बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह की भी थी। अवध में याद रखना, आरा में नेता कौन था, कुंवर सिंह थे। अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने आगे बताया था मैंने।
और उनके राज पर कब्जा कर लेने की यादें लोगों की जहन में अभी भी ताज़ा थी। लखनऊ में कौन था? बेगम हजरत महल थी। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे जो है बिरजिस कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया। तो बेगम हजरत महल ने अपने छोटे बेटे बिरजिस के नेतृत्व में यह विद्रोह किया था। कहां पर? लखनऊ में। तो विद्रोह नेता कौन कौन कहां था? ठीक है, आगे लिखा है, सभी जगह पर नेता दरबारों से जुड़े व्यक्ति, रानियां, राजा, नवाब, तालुकदार नहीं थे। अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुषों और महिलाओं के लिए के जरिए, कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैलाया जा रहा था। मतलब यह हुआ कि जो विद्रोह फैलाया जा रहा था लोगों के बीच में, वो धार्मिक लोगों के द्वारा भी फैलाया जा रहा था और बहुत सारे लोग और तरीके से फैलाया गया। मेरठ से यह आशय की खबरें आ रही थी कि वहां हाथी पर सवार एक फकीर को देखा गया जिनसे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता और स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को जो है नेस्तनाबूद करने का अलख जगा रहे थे। तो बहुत सारे धार्मिक नेता भी उसमें अपना योगदान दे रहे थे विद्रोह में जनता को जागरूक करने के लिए। अन्य स्थानों पर किसानों, जमींदारों और आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेता सामने आ चुके थे। शाहमल ने उत्तर प्रदेश में जो बड़ौत परगना के गांव वालों को संगठित किया था। बड़ौत परगना कहाँ है? यह बागपत में है। तो यहाँ के विद्रोह नेता कौन थे? शाहमल थे। छोटानागपुर स्थित सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार गोगू ने इस इलाके कोल आदिवासियों के नेतृत्व का संभाला था। तो याद रखना, जो सिंहभूम है या जिला है आपका छोटानागपुर झारखंड में है, वहां पे गोनू नाम के विद्रोही थे जिन्होंने आदिवासियों का नेतृत्व किया था। ठीक है, यहाँ पर एक मैप दिया गया है, दो मैप दिया गया है। एक आपका है रानी लक्ष्मीबाई का है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और यह है नाना साहब का है जो कानपुर में विद्रोह के नेता थे। ये उनकी एक तस्वीर दी गई है। ठीक है, आगे लिखा है, पहले इसको देख ले, व्याख्या पढ़ लेते हैं। यहाँ विद्रोह के कुछ और नेता थे, उनके बारे में हमें जानेंगे। ठीक है, शाहमल के बारे में जानेंगे। लिखा है कि जो है विद्रोह 1857 विद्रोह के दो विद्रोही कौन कौन में इसमें पढ़ना है। एक शाहमल के बारे में पढ़ना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एक याद रखना, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में विद्रोह के नेतृत्व किया था। इनके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी लगाया, इनाम भी रखा गया था, अंग्रेजों ने रखा था जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर। तो ये फैजाबाद में विद्रोह किए थे। और ये जो है शाहमल, तो इनके बारे में हम जानकारी को पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इनके बारे में क्या हमें जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ लिखा है, शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। तो बड़ौत परगना कहाँ है? यह बागपत उत्तर प्रदेश में है। यह एक जाट कुटुंब से संबंध रखते थे, मतलब जाट परिवार से थे, जो 84 गांव में फैला हुआ था। इस इलाके की जमीन सिंचाई की सुविधाओं से लैस और उपजाऊ थी, आज भी है। यहाँ की मिट्टी काली नम थी। बहुत सारे ग्रामीण संपन्न थे और लोग ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था को दमनकारी मानते थे। लगान की दर ज्यादा और वसूली सख्त थी। नतीजा यह था कि किसानों की जमीन बाहरी लोगों के हाथ में जा रही थी। इलाके में आने वाले व्यापारी और महाजन जमीन पर कब्जा करते जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि दिल्ली के नजदीक भी था। शाहमल ने 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया। इसके लिए उन्होंने रात के साये में गांव-गांव जाकर बात की और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार किया। बहुत सारे दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह एक व्यापक विद्रोह में तब्दील हो गया था। अब विद्रोह जो है उत्पीड़न और अन्याय के तमाम चिन्हों के खिलाफ होने लगा। किसान अपने खेत छोड़कर निकल पड़े और महाजनों और व्यापारियों के घर घर लूटने लगे। बेदखल भूस्वामियों ने छीन चुकी जमीनों पर दोबारा कब्जा कर लिया। शाहमल के आदमियों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया। नदी का पुल ध्वस्त कर दिया गया और पक्की सड़कों को खोद दिया गया। इसी एक वजह थी कि वह सरकारी फौजों का रास्ता रोकना चाहते थे, सड़क को नष्ट करके। दूसरी वजह यह थी कि पुलों और सड़कों को ब्रिटिश शासन का प्रतीक माना जाता था और उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद पहुंचाई थी। और ब्रिटिश जो है हेडक्वार्टर और मेरठ के बीच तमाम सरकारी संचार बंद कर दिया गया। स्थानीय स्तर पर राजा जो है कहलाने वाले शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला। उन्हें न्याय भवन का नाम दिया गया
और वहीं से झगड़ों और विवादों का फैसला करने लगे। उन्होंने गुप्तचरी का भी हैरत अंगेज नेटवर्क स्थापित कर लिया सामल ने, और कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि फिरंगी राज खत्म हो चुका है और उनका राज आ गया है, और 1857 में शाहमल को युद्ध में मार दिया गया। ठीक है, अब आते हैं, दूसरा है मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला के बारे में क्या है? मौलवी अहमदुल्ला अहमदुल्ला शाह जो है 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। हैदराबाद में शिक्षित शाह काफ़ी कम उम्र में ही उपदेशक बन गए थे। 1856 में उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करने और लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया। वो एक पालकी में बैठकर चलते थे और पालकी के आगे आगे ढोल और पीछे उनके समर्थक होते थे, इसीलिए उन्हें लोग जो है डंगा शाह कहने लगे थे। ब्रिटिश अफसर इस बात से परेशान थे कि मौलवी के साथ हजार लोग जुड़े रहते थे और बहुत सारे मुसलमान उन्हें पैगंबर मानते थे। वो समझते थे कि इस इस्लाम के आदर्शों से ओतप्रोत है। जब 1856 में लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से रोक दिया और 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। तो जिसे आज हम अयोध्या कहते हैं, उसी फैजाबाद जेल, मतलब फैजाबाद के ये विद्रोह के नेता थे। रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया। उन्होंने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया, जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी और मौलवी साहब को उनकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता था। बहुत सारे लोग मानते थे कि उनको कोई नहीं हरा सकता है, उनके पास जादुई शक्तियां हैं और अंग्रेज उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको पैगंबर मानते थे। काफी हद तक इसी विश्वास के कारण उन्हें लोगों ने इतना अधिकार प्राप्त था तो इनके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा गया था, जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर। ये बात याद रखना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है अफवाहें और भविष्यवाणियां। अफवाहें क्या फैली थी और क्या क्या भविष्यवाणियां उस समय हुई। तरह तरह की अफवाहों और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। जैसा कि हमने पीछे देखा, मतलब विद्रोह करने का एक तरीका ये भी रखा गया। मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया था जिन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा था। उनका कहना था कि अगर वह इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब दोनों नष्ट हो जाएंगे। सिपाहियों का इशारा जो है एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो हाल ही में उन्हें दिखाए गए थे, मतलब उनको मुंह से काट करके भरना था, जिसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी थी। अंग्रेजों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन यह अफवाह उत्तर भारत की छावनियों में जंगल की आग की तरह फैलती चली गई। इस अफवाह का स्रोत ढूंढा जा सकता है। राइफल जो है इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि दमदम स्थित, दमदम कहा जानते हैं, ये कलकत्ता का बंदरगाह है, दमदम के स्थित शस्त्रागार में काम करने वाले नीची जात के एक खलासी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पीने के लिए कहा। पानी पिलाने के लिए कहा। ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि नीची जात के छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा। ठीक है। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर खलासी ने, जो निम्न वर्ग का था, जवाब दिया, वैसे ही जल्दी ही तुम्हारी जाति नष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा। मतलब यह हुआ कि पहले के जो ब्राह्मण सिपाही होते थे वो अपना लोटा अपने पास रखते थे, तो उसी में एक निम्न जाति का लड़का जो है वो ब्राह्मण जात के सिपाही से पानी पीने को मांगा, तो उसने पानी पीने को नहीं दिया क्योंकि वो अपवित्र मान लिया। तो वो लड़का जब जाने लगा तो एक टिप्पणी करते हुए, कमेंट करते हुए गया कि आज तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है और कल जब तुम गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस खींचोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा धर्म क्या होता है। क्योंकि वो नीच जात का लड़का उस इन्फेंट्री जहाँ पे कारतूस बनती थी चर्बी वाली, वहां पे काम करता था, तो इस हकीकत के बारे में उसे पता था। ठीक है। आगे लिखा है जो है इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन इससे कोई शंका नहीं है कि जब एक बार यह अफवाह फैलना शुरू हुई तो अंग्रेज अफसरों के तमाम आश्वासनों के बावजूद उसे खत्म नहीं किया जा सका और इसने सिपाहियों में एक गहरा गुस्सा को क्या किया, पैदा कर दिया। ठीक है। आगे लिखा 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में यह अफवाह नहीं थी। यह अफवाह भी
जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों को जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रच ली है। धर्म के आधार पर विद्रोह भी हुआ, धार्मिक कारण भी था। अफवाह फैलने वालों का कहना था कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। मतलब ये भी अफवाह फैला दी गई। शहरों और छावनियों में सिपाहियों और आम लोगों ने आटे को छूने से इनकार कर दिया और चारों तरफ इस आशय का भय और शक पैदा हुआ कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। ठीक है, यह बेचैनी बहुत तेजी से फैली और ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। इन्हीं बेचैनियों से लोगों को अगला कदम उठाने के लिए झिझोड़ा। किसी बड़ी कार्यवाही के आह्वान को इस भविष्यवाणी से और अधिक बल मिला और प्लासी की जंग के 100 साल पूरे होने पर 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। ये भी एक भविष्यवाणी की गई थी। ठीक है, भविष्यवाणी क्या की गई थी? लोगों ने भविष्यवाणी ये किया था कि प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद 1857 विद्रोह जब होगा तो पूरा जो है अंग्रेजी राज समाप्त हो जाएगा। तो 100 साल पूरा हो गया, 1757 से 1857। तो ये भी अफवाह फैली हुई थी कि 100 साल में खत्म हो जाएगा, इसलिए भी लोग तैयार हो गए कि विद्रोह करके जल्द से जल्द ब्रिटिश राज को क्या करो, समाप्त कर दो। बात सिर्फ अफवाहों तक सीमित नहीं थी। उत्तर भारत के विभिन्न भागों से गांव-गांव में जो है चपातियां बांटने की भी रिपोर्ट आ रही थी। मतलब जो रोटी होती थी तो आम आदमी के बीच में रोटी विद्रोह का क्या था, तो विद्रोह का प्रचार का एक तरीका था और सिपाहियों में कमल का फूल था। बताते हैं कि रात में एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को एक चपाती अर्थात रोटी तथा 5 और चपातियां बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश दे दिया जाता था और यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। चपातियां बांटने का मतलब था मकसद ना उस पर नष्ट स्पष्ट था और ना ही आज स्पष्ट है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लोग इसे किसी आने वाली उथल पुथल का संकेत मान रहे थे। तो रोटी और कमल का फूल विद्रोह के प्रचार का एक तरीका था। कहां पर? 1857 के विद्रोह में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे? विश्वास क्यों कर रहे थे? तो लिखा है इतिहास में अफवाहों और भविष्यवाणियों की ताकत को सिर्फ इस आधार पर नहीं समझा जा सकता है कि वो वाकई में सच थी या नहीं। हमें देखना यह चाहिए कि जो उन पर यकीन कर रहे थे उनकी मानसिकता के बारे में इनमें क्या पता चलता है। ये अफवाहें और भविष्यवाणियां उनके भय और उनकी जो है आशंकाओं, उनके विश्वासों, प्रतिबद्धताओं के बारे में क्या कह बताती हैं। अफवाह तभी फैलती है जब उनमें लोगों के जहन में गहरे दबे डर और संदेह की जो है अनुगूंज सुनाई देती है। याद रखना, जब हमें कोई डर होता है तो अफवाह तेजी से उसी के बारे में फैलती है। अगर 1857 की इन अफवाहों को 1920 के दशक से अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई रही रीतियों के संदर्भ में देखा जाए तो इनका मतलब ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में उसी समय से ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थाओं के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की नीति को लागू कर रही थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय भी अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। उसी समय पश्चिमी विचार बहुत सारे अपनाए गए, बहुत सारी पश्चिमी सभ्यताएं स्थापित की गई। भारतीय समाज के कुछ तबकों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी स्थापित किए, जैसे राजा राम मोहन राय, जिनमें पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं के बारे में पढ़ाया जा रहा था। अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने 1829 और हिंदू विधवा विवाह को वैध देने के लिए कानून बनाए। याद रखना, जब सती प्रथा को समाप्त किया और विधवाओं के पुनर्विवाह को मान्यता दे दी तो बहुत सारे भारत के लोग नाराज हो गए। उनका कहना यह था कि अंग्रेज कौन होते हैं हमारी प्रथाओं के बारे में बोलने वाले या कानून बनाने वाले। तो सती प्रथा को वो जब समाप्त किया गया तो मानने को इनकार कर दिया कि सती प्रथा हमारी प्रथा है, ये बुराई नहीं है। तो अंग्रेजों के खिलाफ ये भी एक विद्रोह का कारण बन गया। सामाजिक कारणों में शासकीय दुर्बलता और दंत कथा को अवैध घोषित कर देने जैसे बहानों के जरिए अंग्रेजों ने न केवल अवध बल्कि झांसी और सतारा जैसे बहुत सारे जो है दूसरी रियासतों पर कब्जा कर लिया। दत्तक पुत्र जो दंत कथा यहाँ लिखी गई है, इसका मतलब हो गया गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है,
जैसे ही ऐसी कोई रियासत या इलाका उनके कब्जे में आता था, वहां अंग्रेज अपने ढंग की शासन व्यवस्था, अपने कानून, भूमि विवादों के निपटाने की अपनी पद्धति और भू राजस्व वसूली की अपनी व्यवस्था लागू कर देते थे। उत्तर भारत के लोगों में इन सब कार्यवाहियों का गहरा असर हुआ। लोगों को लगता था कि वे जो है अब तक जिन चीजों को की कद्र करते हैं, जिनको पवित्र मानते हैं, चाहे राजा रजवाड़े हो, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हो या भू स्वामित्व लगान अदायगी की प्रणाली हो, उन सबको खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही थी जो ज्यादा हृदयहीन, पराई और दमनकारी थी। ये भी विद्रोह का एक कारण था। आगे लिखा है, इस सोच को ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों से भी बल मिल रहा था। ऐसे अनिश्चित हालात में अफवाहें रातों रात फैलने लगी, तो ईसाई प्रचारक जब किसी को धर्म में परिवर्तित कर रहे थे तो बल का प्रयोग करते थे। तो वो भी एक कारण बन गया 1857 विद्रोह में। सन 1857 के विद्रोह के आधार का विस्तार से पता लगाने के लिए आइए अवध का जरा जो है नजदीकी से अध्ययन कीजिए। और अवध 1857 के इस भव्य नाटक का एक बड़ा केंद्र था। तो अवध में विद्रोह हुआ था, तो एक बड़ा केंद्र था। अब अवध में क्या हुआ था, तो अवध कहाँ है, ये मैप पर देख लीजिएगा। ये उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ के आसपास का पूरा क्षेत्र है, इसे हम अवध का क्षेत्र कहते हैं। तो अवध में नवाब कौन थे, तो अवध में नवाब थे वाजिद अली शाह। तो अंग्रेजों को लगता था कि अवध का जो राज्य है ना, ये एक जो है गिलास फल चेरी की तरह है, जो एक दिन उनके मुंह में आकर के गिरेगा। वो चाहते थे कि वो अवध को इतना जो हल्का समझते थे कि एक दिन ये अवध जो है फल की तरह टूटकर हमारे मुंह में आके क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो अवध से ही ये व्यवस्था और ज्यादा व्यापक हो गई। अवध में क्या हुआ, तो लिखा है 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल का एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर लिया गया। कुशासन का आरोप लगाया गया वाजिद अली शाह पर और जो है अवध पर कब्जा कर लिया गया। रियासत पर कब्जे का यह सिलसिला जरा लंबा चला। 1801 से अवध में सहायक संधि थोप दी गई। तो अवध में सहायक संधि कब लागू की गई थी, 1801 में। याद रखना किसके समय में लागू की गई थी, लॉर्ड बेलेजली के समय में। इस संधि से में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दे और जो है रियासत में अंग्रेज जो है टुकड़ियों की तैनाती कर इजाजत दे दे और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करे। मतलब यह हुआ, सहायक संधि में यह कहा गया था कि नवाब अपनी सेना, राजा अपनी सेना समाप्त कर दें और अंग्रेजी सेना की टुकड़ी ले लें और उसी से युद्ध लड़ें, और दरबार में एक रेजिडेंट भी बैठेगा जिसकी सलाह पर जो है दरबार में काम किया जाएगा राजा को। तो मतलब राजा को पंगु बना दिया गया सहायक संधि के द्वारा। और एक और लाभ हुआ अंग्रेजों को बड़ी बड़ी सेना रखने के लिए किला मिल गया। अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था। अब विद्रोही मुखियाओं और तालुकदारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। तो 1857 के विद्रोह में एक कारण सहायक संधि भी थी लॉर्ड बेलेजली की, ये भी आपको याद रखना है। अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि वहां की जमीन नील और कपास की खेती के लिए मुसीब है, मतलब लाभदायक है, और इस इलाके को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता है। 1850 के दशक की शुरुआत तक वे देश के ज्यादातर बड़े हिस्सों पर जीत हासिल कर चुके थे। अंग्रेज और मराठा भूमि दोआब गंगा यमुना का दोआब, कर्नाटक, पंजाब, बंगाल और सब अंग्रेजों की झोली में चले गए थे। तकरीबन एक सदी पहले बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुई क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ मुकम्मल मतलब हो जाने वाली थी। तो अवध पर कब्जा कब किया गया, 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके उस पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है, देश से जान जा चुकी थी। क्या है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा दिए गए इस अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था।
लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जैसा कि उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था कि वह अच्छी तरह शासन नहीं चला रहे हैं। तो अवध पर कब्जा कुशासन का आरोप लगा किया गया था, क्योंकि अंग्रेजों को कोई बहाना मिल ही नहीं रहा था कि कैसे अवध पर कब्जा करे। तो उन्होंने कुशासन का आरोप लगाया और कहा कि वाजिद अली शाह अच्छा शासन नहीं चला रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने यह निराधार निष्कर्ष भी निकाला कि वाजिद अली शाह वो लोकप्रिय नहीं थे, मगर सच यह है कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। जब वे अपने प्यारे लखनऊ से विदाई ले रहे थे तो बहुत सारे लोग विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे गए थे। नवाब के निष्कासन से पैदा हुई दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय के बहुत सारे प्रेक्षकों के दर्ज किया। एक ने लिखा था कि देह से जान जा चुकी थी, मतलब शरीर का काया बेजान थी। जब नवाब चले गए तो मतलब राज क्या रह गया। कोई सड़क, कोई बाजार और घर ऐसा ना था जहां से जान ए आलम के बिछड़ने का विलाप या शोर ना गूंज रहा हो। जब नवाब को यहाँ से ले जाया गया अवध से, लखनऊ से, तो हर घर में, हर बाजार में लोग रोने लगे। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया था कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लीन हो। अंग्रेज आए और जो है मुल्क ले लिया। यह गीत भी उस समय काफी प्रचलित हुआ। इस भावनात्मक उथल पुथल को भौतिक क्षति के एहसास से और बल मिला। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उनकी संस्कृति भी खत्म हो गई। संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों, बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी जाती रही। तो ये लोग भी विद्रोह कर दिए। जब इनको लगा कि हमारी अंग्रेजों का ऐसा हुआ, तो ये भी क्योंकि बेरोजगार हो गए, इनके काम से छीन लिए गए, तो भी 1857 विद्रोह में अपना योगदान दिए। ठीक है, यहाँ पर एक मैप दिया गया है, ये है आपका मैप। तो 1857 विद्रोह का ये मैप है भारतीय उपमहाद्वीप का। तो उस समय विद्रोह जो है देखा जाए तो लखनऊ और ये पूरा अवध का क्षेत्र है, बनारस, ये आपका पटना, ये पूरा क्षेत्र है जहाँ पे विद्रोह सबसे ज्यादा हुआ था दिल्ली को लेकर के। मुख्य केंद्र आपका यही था। ठीक है, उस समय आप देख सकते हैं ढाका था, ये आपका अफगानिस्तान पेशावर है, ये कश्मीर का क्षेत्र था, ये आपका बम्बई, गोवा, पूना का क्षेत्र था, इधर मछलीपट्टनम। ठीक है, तो उस समय का जो है 1857 विद्रोह का भारत कैसा था, ये उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है नवाब जा चुके हैं। ठीक है, उन्हीं का एक गीत था, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब आते हैं फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। ठीक है, लिखा है एक दुनिया मतलब अवध का खात्मा। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं से राजकुमारों, तालुकेदारों, किसानों, सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। वह सभी फिरंगी राज के अपमान को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे थे। जब याद रखना, अंग्रेज आए, अवध पर कब्जा कर लिया, तो जो यहाँ के राजकुमार, तालुकदार, किसान, सिपाही थे, उनको लगा कि अवध जैसी दुनिया नष्ट हो गई है। वह चीजें बिखर रही थी जो लोगों के लिए बहुमूल्य थी, जिनको वे प्यार करते थे। 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठाएं अभिव्यक्ति हो रही थी। बाकी जगहों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया था। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की गद्दी ही नहीं छीनी, इस इलाके के तालुकदारों को भी लाचार कर दिया, क्योंकि वो कर वसूलते थे। अवध के समूचे देहात में तालुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाकों में जमीन और सत्ता का नियंत्रण रखते आए थे। अंग्रेजों ने आने से पहले तालुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे, उनके अपने किले होते थे, तालुकदारों के जो ऋण वसूलते थे। अगर वे नवाब की प्रभुत्ता को स्वीकार कर लेते थे तो अपने तालुकदार का राजस्व चुकाते रहे और उनके पास काफी स्वायत्तता भी होती थी। कुछ बड़े तालुकदारों के पास तो 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे। छोटे मोटे तालुकदारों के पास भी 200 सिपाही की टुकड़ी होती थी। अंग्रेज इन तालुकदारों की सत्ता को जो है बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। अधिग्रहण के फौरन बाद तालुकदारों की सेनाएं भंग कर दी गई और उनके दुर्ग
जो है ध्वस्त कर दिए गए, तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। आगे है ब्रिटिश भू राजस्व नीति के तालुकदारों की हैसियत व सत्ता को और चोट पहुंचाई। अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुक्त बंदोबस्त के नाम पर ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। कहाँ पर? अवध में। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि तालुकदार बिचौलिए हैं और जिनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था, उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। एक मुश्त जो है बंदोबस्त में तालुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया जाने लगा और आंकड़ों से पता चलता है कि अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास अवध के 67% गांव थे। एक मुश्त बंदोबस्त लागू होने के बाद यह संख्या घट के 38% रह गई। तो अंग्रेजों ने जो है यहाँ अपनी व्यवस्था लागू कर दी और अवध पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। दक्षिण अवध के तालुकदारों को सबसे बुरी मार पड़ी। कुछ ने तो आधे से ज्यादा गांव जो है हाथ से जाते रहे। ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि तालुकदारों को हटाकर वह जमीन जो है असली मालिकों के हाथ में सौंप देंगे। याद रखना, तालुकदार, अगर आप कंफ्यूजन हो तो जमींदार को ही उत्तर प्रदेश में अवध में तालुकदार कहते थे, याद रखना, ठीक है। जिनसे किसानों के शोषण में कमी आएगी और राजस्व वसूली में इजाफा होगा। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ और भू राजस्व वसूली में तो इजाफा हुआ, लेकिन किसानों के बोझ में कमी नहीं आई। अधिकारियों को जल्दी ही समझ में आने लगा कि अवध के बहुत सारे इलाकों का मूल्य निर्धारण बहुत ही बढ़ा चढ़ा किया गया था। कुछ स्थानों पर राजस्व की मांग में 30 से 70% तक इजाफा हो गया था। यानी ना तो तालुकदारों के पास और न ही काश्तकारों के पास इस अधिग्रहण पर खुशी जताने का कोई कारण था। मतलब किसान भी परेशान थे और जो है तालुकदार दोनों परेशान हुए। तालुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। जब तालुकदार नष्ट हो गए तो पूरा सामाजिक व्यवस्था ही क्या हो गई? नष्ट होती चली गई। निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान तालुकदारों के साथ जुड़े हुए थे वे अस्त व्यस्त हो गए। अंग्रेजों ने पहले तालुकदारों की जनता का उत्पीड़न करते थे, लेकिन जनता की नज़र में बहुत सारे तालुकदार दयालु अभिभावक की छवि भी रखते थे। मतलब बहुत सारे अच्छे भी होते थे। वह किसानों की तरह तरह की मदद में पैसा वसूलते थे, लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे। अब अंग्रेजों के राज्य में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के तहत बुरी तरह जो है पिसने लगे थे। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में या फसल खराब हो जाने पर सरकार राजस्व मांग में कोई कमी करेगी। मतलब मदद तो तालुकदार कर देते थे, लेकिन जब अंग्रेज आए तो इनको किसानों को ये आशा नहीं थी कि अब हमारी मदद कोई अंग्रेज करेगा। वसूली को कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा। न ही किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि तीज त्योहारों पर कोई कर्जा मदद मिल पाएगी जो पहले तालुकदारों द्वारा मिल रही थी। तो तालुकदारों के जाने से जो है एक सामाजिक व्यवस्था पूरी क्या हो गई? नष्ट हो गई। अवध जैसे जिन इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा चला, वहां लड़ाई की बागडोर असल में तालुकदारों और उनके किसानों के हाथों में ही थी। तो 1857 विद्रोह में अवध के तालुकदारों ने भी विद्रोह का साथ दिया। बहुत सारे तालुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसीलिए वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल नवाब की पत्नी के खेमे में शामिल हो गए और इनमें से कुछ तो बेगम की पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे। तो तालुकदारों ने अवध में साथ दिया था, ये बात याद रखना। किसानों का असंतोष अब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा था, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गांव से ही भर्ती हुए थे। तो याद रखना, जो फौजी थे अवध में वो कहाँ से थे? किसानों के घर के थे। तो याद रखना, किसानों का असंतोष अब फौज में फैलने लगा। लोगों को पता चलेगा कि किसान भी नाराज हैं अवध के। दशकों से सिपाही कम वेतन और वक्त पर छुट्टी न मिलने के कारण असंतुष्ट थे। 1850 के दशक तक आते आते उनके असंतोष के कई और कारण पैदा हो चुके थे। 1857 के जनविद्रोह के पहले के सालों में सिपाहियों ने अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफी बदले हो चुके थे। 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने पर खासा जोर देते थे। वो उनकी मौज मस्ती में शामिल होते थे, उनके साथ मल्लयुद्ध करते थे,
उनके साथ तलवारबाजी करते थे और उनके साथ शिकार पर जाते थे। मतलब अंग्रेज अफसर भारतीय सिपाहियों के साथ, उनमें बहुत सारे को बाखूबी हिंदुस्तानी बोलना जाते थे और यहाँ के रीति रिवाजों और संस्कृति से वाकिफ हो गए थे। ठीक है। उनमें अफसर की कड़क और अभिभावक का स्नेह दोनों होता था। मतलब कुछ सिपाही अभिभावक की तरह भी उनको मानते थे अंग्रेजों को। 1840 के दशक में स्थिति बदलने लगी और अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा और वो सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे। पहले तो अच्छा व्यवहार करने लगे, लेकिन व्यवहार में बात बदल गया। वह उनकी भावनाओं को जरा सी भी फिक्र नहीं करते थे और गाली गलौज और शारीरिक हिंसा सामान्य बातें बन गई थी। मतलब गाली गलौज करके सिपाहियों को बुलाना, उनको पीटना, मारना। सिपाहियों और अफसरों के बीच फासला बढ़ता गया। भरोसे की जगह संदेह ने ले लिया और जो है चिकनाई युक्त कारतूसों की घटना इसका एक बढ़िया उदाहरण थी। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर आए थे। उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण या ऊंची जाति के थे। ठीक है। बल्कि अवध को तो बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। याद रखना, अवध को याद रखना क्या कहते थे, नर्सरी कहते थे सेना का। ये बात याद रखना, सबसे अधिक सिपाही अवध के ही भर्ती होते थे। सिपाहियों के परिवार अपने इर्द गिर्द जिन बदलावों को देख रहे थे, उन्हें तो खतरे से दिखाई दे रहे थे। वो जल्दी ही जो है सिपाही लाइनों में भी दिखाई देने लगे। दूसरी ओर कारतूसों के बारे में सिपाहियों का भय, छुट्टियों के बारे में उनकी शिकायतें, मतलब उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, बढ़ते दुर्व्यवहार, नस्ली गाली गलौज के प्रति बढ़ता असंतोष गांव में भी प्रतिबिंबित होने लगा था। ये बात जो गांव में लोगों को कैसे मालूम चला, जब सिपाही आकर के अपने घरों में बताने लगे कि हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार होता है। ठीक है। और जब सिपाही आते थे तो किसानों की समस्या को सिपाहियों के बीच पहुंचा देते थे। आगे लिखा है, सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच मौजूदा इन संबंधों से जन विद्रोह के रूप रंग गहरा असर पड़ा। जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करने लगे, मतलब उनके आदेश को नहीं मानने लगे और हथियार उठाते थे, तो फौरन ही गांव में उनके भाई बिरादर भी उनके साथ आ जुड़ते थे। मतलब किसान भी अंग्रेजों के सिपाहियों के साथ जुड़ गए। हर कहीं किसान शहरों में पहुंचकर सिपाहियों और शहर के आम लोगों के साथ जुड़कर विद्रोह के सामूहिक कृत्य में शामिल हो रहे थे। तो किसान भी शहर में जाकर के और विद्रोह में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे थे। यहाँ पर एक जो है यूरोपीय किस्म की वर्दी पहने बंगाल सिपाहियों को दिखाया गया है। तो पहले बंगाल के सिपाही जो है इसी तरह से ब्रिटिश वर्दी पहन करके और जो है नौकरी करते थे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, विद्रोही क्या चाहते थे। बतौर विजेता कठिनाइयों, चुनौतियों और बहादुरी के बारे में अंग्रेजों की अपनी राय थी। वह विद्रोहियों को एहसान फरोमोश और बर्बर लोगों का झुंड मानते थे। किसको? विद्रोहियों को। विद्रोहियों को कुचलने का एक मतलब यह भी था कि उनकी आवाज को दबा दिया जाए। कुछ विद्रोहियों को ही इस घटनाक्रम के बारे में अपनी बातें दर्ज करने का मौका मिला। यूं ही विद्रोहियों में ज्यादातर सिपाही और आम लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। इस प्रकार अपने विचारों का प्रचार करने और लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई कुछ घोषणाओं और जो है इश्तेहारों के सिवाय हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिनकी बिना हम विद्रोहियों के नजरिए को समझ सकें। इसीलिए 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिशों को बहुत हद तक और मजबूरन अंग्रेजों के दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ा। मतलब यह हुआ कि 1857 विद्रोह की जानकारी का विशेष हमारे पास स्रोत नहीं है। तो जो उस समय कुछ घोषणाएं जारी की गई थी और जो उस समय जो है अंग्रेजों के रिकॉर्ड थे, हमें उसी से ले करके हमें अपना इतिहास लिखना पड़ा। विडंबना यह है कि इन स्रोतों से अंग्रेज अफसरों की सोच का तो पता चलता है, लेकिन इस बारे में ज्यादा सुराग नहीं मिल पाता कि विद्रोही क्या चाहते थे। ठीक है। एकता की कल्पना। 1857 के विद्रोहियों का द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की गई थी, परंतु उनमें से हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था।
इस विद्रोह को इस एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदुओं और मुसलमान दोनों का नफा नुकसान बराबर था। इस तहारों में अंग्रेजों ने पहले से हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया था और मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व का गौरवान किया जा रहा था। बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया जाता था। और दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की अंग्रेजों द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपए खर्च किए थे। उनकी यह कोशिश नाकामयाब रही। जब हिंदू मुसलमानों में एकता को देखा तो अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा दो, जिससे ये विद्रोह क्या हो जाए, कमजोर पड़ जाए। ठीक है, यहाँ कुछ घोषणाएं हैं, पहले उन घोषणाओं पर हम थोड़ा नजर रखेंगे। यहाँ पर ये घोषणाएं जो है आजमगढ़ घोषणा जो है 25 अगस्त 1857, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो विद्रोही क्या चाहते थे इसके बारे में हमारी जानकारी का एक मुख्य स्रोत है। यह सर्वविदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों और षड्यंत्रकारी अंग्रेजों की निरंकुशता का व उत्पीड़न से त्रस्त थे। इसलिए देश के सभी धनवान लोगों को, खासतौर से जिनका मुस्लिम शाही परिवार से ताल्लुक था और जिन्हें लोगों के धर्म रक्षक और स्वामी जाना जाता था, अपने जीवन और संपत्ति को जनता की कुशलक्षेम के लिए एक होम कर देना चाहिए था। मतलब यह हुआ कि लोगों को आंदोलन में किस तरह शामिल करना है, इस तरह की छोटी छोटी घोषणाएं जारी करके लोगों को शामिल करने के लिए जागरूक किया जाता था। उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। इनमें कुछ ऐसा नहीं है जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से हो। ठीक है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, कुछ के बारे में बता देता हूँ। जैसे जमींदारों के बारे में लिखा है कि जाहिर जमींदारी बंदोबस्त तय करने में अंग्रेजी सरकार ने बेहिसाब जमा भू राजस्व थोप दिया था। तो याद रखना, जमींदारी भी एक कारण थी। उसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि जमींदारों ने कैसे किसानों का शोषण किया है। उसी के बारे में यहाँ पर एक कहानी के रूप में बताया गया है उस घोषणा पत्र में। तो लिखा है, और कई जमींदारों को बेइज्जत व बदनाम किया। बकाया लगान की वजह से उनकी जागीरें नीलाम कर दी गई। हद तो यह है कि एक आम रैयत किसी जनाना नौकर या किसी गुलाम की ओर से दाखिल किए गए मुकदमे पर बाइज्जत जमींदारों को अदालत में घसीटा जा रहा था। मतलब यह हुआ कि जमींदारों के साथ जो अत्याचार हुए, जमींदारों ने जो अत्याचार किया, उसी का चित्रण यहाँ दिया गया है। फिर व्यापारियों के बारे में क्या बताया गया है, सरकारी कर्मचारियों के बारे में क्या बताया गया, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिपाही क्या सोचते थे, तो याद रखना सिपाही के बारे में क्या है। तो सिपाही क्या सोचते थे, एक सदी पहले अंग्रेज हिंदुस्तान आए और धीरे धीरे यहाँ फौजी टुकड़ियां बनाने लगे। इसके बाद वह हर राज्य के मालिक बन गए। हमारे पुरखों ने सदा उनकी सेवा की और हम भी उनकी नौकरी में आए। ये अंग्रेज कह रहे थे, मैं सिपाही कह रहे थे अंग्रेजों के बारे में। ईश्वर की कृपा से और हमारी सहायता से अंग्रेजों ने जो चाहा वो इलाका जीता। उनके लिए हमारे जैसे हजारों हिंदुस्तानी जवानों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन ना हमने कभी पैर पीछे किया और ना ही बहाना बनाया और ना ही कभी बगावत के रास्ते हम लोगों ने अपनाया। इस सिपाहियों ने कहा। आगे चल के सिपाहियों के साथ जब भेदभाव होने लगा, उनके साथ जो है गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाने लगा, तब जाके उन्होंने विद्रोह किया और जो है इन्होंने अंग्रेजों को, अंग्रेजी संस्थाओं को, सबको जो है इन्होंने निशाना बनाया, क्योंकि उनकी आस्थाओं उनके साथ खिलवाड़ होने लगा। इस वजह से ऐसा किया गया। ठीक है, आगे लिखा है उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ। तो लिखा है, इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज, जिसे विद्रोही फिरंगी का राज कहते थे, से संबंधित हर चीज को पूरी तरह खारिज किया जा रहा था। देसी रियासतों पर कब्जे और समझौते का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेजों की निंदा की जा रही थी। विद्रोही नेताओं को कहना था कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये बात याद रखना। ठीक है, आगे लिखा है, लोगों को इस बात पर गुस्सा था कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने बड़े छोटे भूस्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया, जमींदारी व्यवस्था कारण, और विदेशी व्यापार ने दस्तकारों और बुनकरों को तबाह कर दिया। याद रखना, जब हमारे यहाँ विदेशी कपड़ा आया, विदेशी सामान आने लगा, तो हमारे यहाँ के दस्तकार और बुनकर क्या हो गए, नष्ट होने लगे।
ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा जाता था। फिरंगियों पर स्थापित सुंदर जीवन शैली को नष्ट करने के आरोप लगाया जाता था। विद्रोही अपनी उस दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे, ये भी एक कारण था। विद्रोही उद्घोषणाएं इस व्यापक डर को व्यक्त करती हैं कि अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए थे और वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते थे। इसी डर की वजह से लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे और लोगों को प्रेरित किया गया कि वे इकट्ठे मिलकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत और अस्मिता के लिए लड़ें। यह व्यापक सार्वजनिक भलाई की लड़ाई होगी। लिखा है, जैसा कि हम देख चुके हैं कि बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम इलाकों के विरुद्ध हमले की शक्ल ले लेता था जिनको अंग्रेजों के हिमायती या जनता का उत्पीड़क समझा जाता था। कई दफा विद्रोही शहर के सम्भ्रांत को जानबूझकर बेइज्जत करते थे। मतलब जो विद्रोही होते थे वो बहुत सम्भ्रांत लोगों को भी बेइज्जत करते थे जो अंग्रेजों के साथ लगे हुए थे। गांव में उन्होंने सूदखोरों के बही खाते जला दिए, क्योंकि बही खातों में जो साहूकार होते थे वो अंग्रेजों के साथ मिल करके और जमींदारों के साथ मिल करके और क्या करते थे, अंग्रेजों किसानों जमीन पे हड़प लेते थे। उनके घर तोड़ डाले गए। इससे पता चलता है कि विद्रोही तमाम उत्पीड़कों के खिलाफ थे, मतलब चाहे अंग्रेज हो चाहे जमींदार हो, उस सब के खिलाफ थे और परंपरागत सोपानों, ऊंच नीच को खत्म करना चाहते थे। इनमें से हमें एक वैकल्पिक दृष्टि, संभवतः एक ज्यादा समतापरक समाज की कल्पना दिखाई देती है, पर यह सोच उनकी घोषणाओं में नहीं दिखाई देती है। इनमें जो फिरंगी राज के खिलाफ तमाम सामाजिक समूहों को एकजुट करने का ही आह्वान किया जाता था। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि उस समय की स्थिति कैसी थी और कैसे अंग्रेजों को अपना निशाना बनाने के लिए ये सारे काम किए गए थे। आगे लिखा है, वैकल्पिक सत्ता की तलाश। ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया। बेशक यह प्रयोग ज्यादा समय तक नहीं चला, मतलब कुछ समय तक दिल्ली, लखनऊ और कानपुर में सब विद्रोहियों का कब्जा हो गया, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं चला। क्यों? क्योंकि जो है अंग्रेजी सेना दोबारा कब्जा करने लगी। लेकिन इन कोशिशों से पता चलता है कि विद्रोही नेता 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया। विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई। भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन भुगतान का जो इंतजाम किया गया। लूटपाट बंद करने के लिए जो है हुक्मनामे जारी किए गए। इसके साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जारी रहने की योजनाएं भी बनाई गईं। सेना की कमान श्रृंखला तय की गई। बहुत इन सारे प्रयासों में विद्रोही 18वीं सदी के मुगल जगत से भी प्रेरणा ले रहे थे। यह जगत उन तमाम चीजों का प्रतीक बन गया था जो उनसे छीन चुकी थी। विद्रोहियों द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की जरूरतों को पूरा करना था, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये संरचनाएं जो है अंग्रेजों की मार जो है बर्दाश्त नहीं कर पाई और अवध में जो है अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला। याद रखना, सबसे अधिक विद्रोह जो व्यापक हुआ था वो अवध में हुआ था। वहां लखनऊ दरबार द्वारा जवाबी हमले की योजना बनाई गई जा रही थी और 1857 के आखिर और 1858 के शुरुआती महीनों तक हुक्म की श्रेणियां मौजूद थीं। ये विद्रोह का सबसे बड़ा केंद्र उस समय था। कहाँ पर? लखनऊ और अवध के क्षेत्र में। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है दमन, मतलब 1857 विद्रोह में दमन कैसे हुआ। 1857 के बारे में हमारे पास जो भी विवरण मौजूद हैं उनसे यह साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ। मतलब जब विद्रोह हुआ था तो विद्रोह को जितने तेजी से विद्रोह हुआ उतनी ही तेजी से विद्रोह समाप्त हुआ, लेकिन शुरू में चैलेंज अंग्रेजों के सामने था। बहुत जो है आसानी से इस विद्रोह को दबा नहीं पाया गया, लेकिन इसमें अंग्रेजों की योग्यता थी। अंग्रेजों के पास सैनिक थे, उनके पास रेलवे थी जो सेना को एक स्थान दूसरे स्थान लाने में उनको योगदान दे रही थी। इसीलिए जो है बहुत जल्दी विद्रोह समाप्त तो हो गया था, लेकिन बहुत ही कठिनाइयों के कारण। उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए।
मई और जून 1857 में पारित किए गए कई कानूनों के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, मतलब याद रखना, सेना के द्वारा पूरे देश मतलब उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, ठीक है, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। मतलब जिनको लगा कि विद्रोह में शामिल होने का शक है, सबको गिरफ्तार करके और सजा देने को मतलब ये पारित कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी और यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विद्रोह की केवल एक ही सजा हो सकती है, सजाए मौत। तो इसमें बहुत सारे विद्रोहियों को पकड़ के उनको सजाए मौत दिया गया। यहाँ देख सकते हैं ये दिया गया है अंग्रेजों की बढ़त, अंग्रेजों ने कैसे बढ़ करके इस विद्रोह को दबाया था। तो आप देख सकते हैं कि जो है सेना जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लाई गई थी, ठीक है, ये जो है, और कौन कौन से विद्रोह के केंद्र थे और कहाँ कहाँ सेना पहुंच करके और सब विद्रोह को जो है एक एक करके दबा दिया गया था। तो विद्रोहियों को दबाने का भी जो है अंग्रेजों ने बहुत अच्छा प्लान बना करके ये काम किया था, तभी विद्रोह बहुत जल्दी समाप्त भी हो गया था। आगे लिखा है इन नए विशेष कानूनों और ब्रिटेन से मंगाई गई नई टुकड़ियों ने से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। मतलब यह हुआ कि इंग्लैंड से जो है नई टुकड़ी मंगाई गई, वहां से विद्रोहियों की तरफ वह भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे, लिहाजा उन्होंने जो तरफा हमला कर दिया था। एक तरफ जो है कलकत्ते से और दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच किया हुआ। हालांकि पंजाब कमोबेश शांत रहा, मतलब 1857 विद्रोह में पंजाब ऐसा क्षेत्र था जहां पे विद्रोह नहीं हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश जून जो है 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, ठीक है, लेकिन यह जो है मुहिम सितंबर के आखिर में जाकर के पूरी हुई। मतलब यह हुआ कि सितंबर तक जो है दिल्ली पर पुनः कब्जा हो गया। दोनों तरफ से जमकर हमले किए गए, दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसकी एक वजह यह भी थी कि पूरे उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली में आ जमे थे, ठीक है। अब अंग्रेजों ने जो है क्या किया था, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करके उन्हें रंगून भेज दिया था और उनके बेटों को गोली मार दी थी। किसने? हडसन ने। आगे लिखा है कि गंगा के मैदान में भी अंग्रेजों की बढ़त का सिलसिला धीमा रहा। अंग्रेज टुकड़ियों को हर इलाका गांव दर गांव जीतना था। आम देहाती जनता और आसपास के लोग उनके खिलाफ थे। जैसे ही उन्होंने अपनी उपद्रव विद्रोही कार्यवाही शुरू की, अंग्रेजों को एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं है, वो ऐसे आंदोलन से जूझ रहे हैं जिसके पीछे बेहिसाब जन समर्थन मौजूद था। मतलब यह हुआ कि जब गंगा के मैदान में सेना घुसी जो है विद्रोह को शांत करने के लिए, तो देखा कि वहाँ हर गांव में विद्रोह चल रहा है। तो अब वहां पर क्या हुआ कि विद्रोह को दबा पाना आसान नहीं था, क्योंकि वहां पर आम जनता भी विद्रोह में हिस्सा ले रही थी। उदाहरण के लिए अवध में जो है सिथ नाम के एक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थी। इस इलाके को लंबी लड़ाई के बाद मार्च जो है 1858 में जाकर ही अंग्रेज दोबारा अपने नियंत्रण में ले पाए थे। तो उत्तर भारत में अवध के क्षेत्र में बहुत ज्यादा अंग्रेजों को मशक्कत करनी पड़ी। अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक जो है पैमाने पर इस्तेमाल किया, लेकिन यह उनका एकमात्र हथियार नहीं था। वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक विशाल भूभाग में बड़े भूस्वामियों और काश्तकारों ने मिल करके अंग्रेजों का विरोध किया था। अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने के लिए बड़े जमींदारों को आश्वस्त किया था कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी जाएंगी। विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया और जो वफादार थे उन्हें इनाम दिया गया। मतलब बहुत सारे जमींदार थे जो विद्रोह में शामिल हुए तो उनकी जागीर छीन ली गई, और जो विद्रोह में जो है साथ दिया जमींदारों ने उनको जागीरें लौटा दी गई और उनके साथ वफादारी का जब इनाम भी दिया गया। बहुत सारे जमींदार या तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारे गए या भागकर नेपाल चले गए, जहां उन्होंने बीमारी और भूख से दम तोड़ दिया। तो याद रखना, जो नाना साहब थे वो भी नेपाल भाग के चले गए थे, और जो बेगम हजरत महल थी वो भी नेपाल चली गई थी भाग करके, ठीक है। आगे लिखा है विद्रोह की छवियां क्या थी। मतलब विद्रोह की छवियां मतलब ये हुआ विद्रोह का स्वरूप कैसा था। विद्रोह को स्वरूप मतलब वो कैसे उसको लोग देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखते हैं कि सैनिक विद्रोह के रूप में देखते हैं, या फिर जो है एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के रूप में देखते हैं ईसाइयों के। क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार
व्यक्त किया है इसमें। तो लिखा है हम इस विद्रोहियों की गतिविधियों और उन पर किए गए दमन के तरीकों के बारे में किस तरह जान सकते हैं। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि विद्रोहियों की सोच के बारे में हमारे पास बहुत कम दस्तावेज मौजूद हैं। हमारे पास विद्रोहियों की कुछ घोषणाएं, अधिसूचनाएं और नेताओं के पत्र हैं। मतलब ये हुआ कि 1857 विद्रोह की जो घटनाएं हुई हैं, इससे जुड़े हुए इतिहास हमारे पास बहुत कम है जानकारी। इतिहासकार जब लिखने शुरू किए इतिहास, तो उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा कि जो है उनको बहुत ज़्यादा जो है स्रोत नहीं मिल पाए। तो जो उस समय की घोषणाएं की गई थी, अधिसूचनाएं जारी की गई थी और नेताओं के जो पत्र थे, उसी को स्रोत बना करके इतिहास को लिखा गया था। लेकिन अब तक ज्यादातर इतिहासकार अंग्रेजों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों की रोशनी में ही विद्रोहियों की कार्रवाइयों को चर्चा करते आ रहे थे। ठीक है, लिखा है या तो है ही कि इस बारे में सरकारी ब्यौरे की कमी नहीं है। औपनिवेशिक प्रशासक और फौजी अपनी चिट्ठियों, डायरियों, आत्मकथाओं और सरकारी इतिहासकारों में अपने अपने ब्यौरे दर्ज किए गए। असंख्य मेमो और नोट्स, परिस्थितियों के आकलन और विभिन्न रिपोर्ट के जरिए भी हम सरकारी सोच और अंग्रेजों के बदलते रवैयों को समझ सकते थे। आज जो है इनमें से बहुत से दस्तावेजों को सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड्स कर केंद्रित खंडों में संकलित किया जा चुका है। ये दस्तावेज जो है हमारे अफसरों के भीतर मौजूद भय और बेचैनी और विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का पता देते हैं। तो जो उस समय चीजें लिखी गई थी, उस समय विद्रोह के बारे में बहुत सारी घटनाओं की जानकारी मिलती चली गई। आगे बढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि ब्रिटिश अखबारों और पत्रिकाओं में इस विद्रोह की जो कहानियां छपी, उनमें सैनिक विद्रोहियों द्वारा जो है की गई हिंसा को बड़े जो है लोमहर्षक शब्दों में मतलब छापा गया। मतलब यह हुआ कि जो ब्रिटिश अखबार थे, पत्रिकाएं थी, वो जो भी अंग्रेज की हत्या होती थी सैनिकों के द्वारा, तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहानी के रूप में बता देते थे। यह कहानियां जनता की भावनाओं को भड़काती थी तथा प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांगों को हवाला दे देती थी। तो जब ये लोग जो है गलत न्यूज छापते थे जो है सैनिकों को लेकर के, तो जनता उसको बहुत ज्यादा आक्रोशित तरीके से मतलब देखती थी। अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रख रही हैं। मतलब यह हुआ कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सैनिक विद्रोह है, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये जो है एक स्वतंत्रता संग्राम है, तो किसी ने कहा है जो है ये कुछ भी नहीं है। तो कौन क्या कहा है, एक पूरी लिस्ट में जो है आपको ये दे देता हूं, आप इस पे आप देख लीजिएगा कि किसने क्या क्या कहा है। ठीक है, तो इस विद्रोह के जो स्वरूप थे उसको लेकर के जो है बीडी सावरकर ने क्या कहा था, अभी लिस्ट देख लीजिएगा। लिखा है उन्होंने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था। रमेश चंद्र मजूमदार ने इसे तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना तो ही प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा है। मतलब इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, आरसी मजूमदार ने। इसके अलावा डॉक्टर जो है एस.एन. सेन ने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम कहा था। एक जो है डिरेजियो थे और अशोक मेहता जो है ये इन्होंने कहा था इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। जो है अंग्रेजों के लिए जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था, तो जेम्स आउटम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। और एल.आर. रीस ने इसको ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध कहा था, जबकि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसे जो है स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और एक सामंतवादी प्रतिक्रिया किसने कहा था, जो है बी.एस. चौधरी ने कहा था, जबकि मालेसर और जो है जॉन लॉरेंस और सीले ने इसे पूर्णतः सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी थी। और जो है पी जो है रॉबर्ट्स ने इसे 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक चर्बीयुक्त कारतूस था। तो अलग अलग लोगों ने इसके स्वरूप को चर्चा किया है। आप इस पूरे लिस्ट को देख लीजिएगा तो आपको चीजें एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है इस विद्रोह के बारे में कई चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट उपलब्ध हैं। आइए इनमें से कुछ को देखें और जानें कि ये हमें क्या बताते हैं। ठीक है, लिखा है आपका रक्षकों का अभिनंदन। तो लिखा है अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं। उनमें से कुछ में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया है। 1859 में टॉमस जेम्स बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र जो है रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये क्वेश्चन आईएएस में आया हुआ है कि रिलीफ ऑफ लखनऊ ये जुड़ा किससे है, तो टॉमस जेम्स बार्कर जुड़ा है लखनऊ की राहत, इसी श्रेणी का एक
उदाहरण है। ठीक है, तो बहुत सारे चित्र उस समय जो बनाए गए थे उनको भी हमें देखने की जरूरत है। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये सिकंदराबाग है जहाँ पे ये पेंटिंग बनाई गई थी उस समय, और जो है जो विद्रोही थे उनके छुपे होने का ये निशान वहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी विद्रोह के जो है ये दिखाया गया है। ये जो चित्र है, जो पुस्तक लिखी गई थी आर्ट की चित्रकारी के रूप पे, द रिलीफ ऑफ लखनऊ, तो उसी को दिखाया गया है कि लखनऊ में जब विद्रोह समाप्त हो गया था तो एक रिलीफ, मतलब कि जो है लोग जो है देख सकते हैं यहाँ पे, लोग कुछ लोग पानी पी रहे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, तो मतलब एक तरह से लोगों को राहत की सांस मिली थी। तो उसी चीज को यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। लिखा है आगे, जब विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाला तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित जो है रेजिडेंसी में पनाह ले ली। मतलब ईसाइयों को वहां लखनऊ से निकाल करके और उन्हें सुरक्षित रखा गया। बाद में लॉरेंस को मारा गया, लॉरेंस इसमें मारे गए थे, किंतु कर्नल जो है इंग्लिश के नेतृत्व में जो है रेजिडेंसी सुरक्षित रहा। और 25 सितंबर को जेम्स आउट्रम और हेनरी हैवलॉक वहां पहुंचे। उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया और जो है ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी। 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन कैम्पबेल भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा और उसने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरे में छुड़ाया। अंग्रेजों को बयानों में लखनऊ की घेराबंदी, उत्तर जीविका, जो है बहादुरिया प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता की निर्विवाद विजय की कहानी हमें बताती हैं। तो ये जो है अलग अलग अंग्रेज अधिकारियों ने आकर के इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। आगे लिखा है, बार्कर की पेंटिंग कैम्पबेल के आगमन के जो है क्षण का जश्न मनाती है। जो है कैनवस के मध्य में कैम्पबेल, आउटम और हैवलॉक, इन 3 ब्रिटिश नायकों की छवियां हैं। उनके इर्द गिर्द खड़े लोगों के हाथों को देखने पर दर्शक की निगाह चित्र के मध्य भाग की तरफ जाती है। यह नायक यह मतलब एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ काफी उजाला है, जिनके अगले हिस्से में परछाई है और पिछली तरफ टूटा फूटा रेजिडेंट दिखाई देता है। चित्र के अगले भाग में पड़े 100 और घायल इस घेरेबंदी के दौरान हुई मारकाट की गवाही देते हैं, जबकि मध्य भाग में घोड़ों की विजयी तस्वीरें इस तथ्य की ओर मतलब जोर देती हैं कि अब ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण बहाल हो चुका है। इस तरह के चित्रों से अंग्रेज जनता में अपनी सरकार के प्रति भरोसा पैदा होता था। इन चित्रों से उन्हें यह लगता था कि संकट की घड़ी जा चुकी है और विद्रोह खत्म हो चुका है, अंग्रेज जीत चुके हैं। तो जो ये चित्र दिखाया गया है इसमें वही चीजों को बताया गया है कि कैसे विद्रोह समाप्त हो चुका है। एक तरफ लोग मारे गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक तरफ जो है आउटम, ये सब लोग यहाँ खड़े होकर डिस्कशन कर रहे हैं और ये रिलैक्स हो चुके हैं कि अब विद्रोह हम जीत चुके हैं। ठीक है, तो चित्रों के माध्यम से वो बताने का प्रयास करते थे। आगे लिखा है, अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। अखबारों में छपी खबरों का जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर होता है। याद रखना, जो अखबारों में न्यूज छपती है वो जनता की कल्पना और मनोदशा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। लोगों के जो है विचारों पर प्रभाव पड़ता है। जो भी कोई न्यूज वहाँ पे गाँव में लोग आज भी जाती है, ठीक है, वह घटनाओं के बारे में लोगों की भावनाओं और सोच को तय करती हैं। भारत में औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिरोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी थी। याद रखना, जो यहाँ के भारत में जो अंग्रेजी महिलाएं और बच्चे थे उनका इतना ज़्यादा हिंसा की गई कि ब्रिटेन में उसका प्रतिरोध किया गया और कहा गया कि उसका बदला लिया जाए। अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निसहाय बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। कलाकारों ने जो है सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक जो है अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं को जो है आकार प्रदान किया। तो बहुत सारे जो विद्रोहियों में महिलाएं और बच्चे मारे गए थे उसको लेकर के लोगों में एक जो है गुस्सा था इंग्लैंड में। आगे लिखा है, जोसेफ नोएल पेटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियम जो है बनाई, मतलब चित्र बनाया स्मृति में। इस चित्र में अंग्रेज औरतें और बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से लिपटे दिखाई देते हैं। वे लाचार और मासूम दिख रहे हैं, मानो एक भयानक घड़ी की आशंका में है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि विद्रोह जब हो रहा था तो यहाँ पर महिलाएं जो है और बच्चे बहुत आपस में छुप जो है बैठे हुए हैं। उसी चीज को दिखाया गया कि अंग्रेज महिलाओं के साथ कितना जो है दुर्व्यवहार हुआ था उस समय। ठीक है, आगे लिखा है,
वह अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। इन मेमोरियम में भीषण हिंसा नहीं दिखती है, उसकी तरफ सिर्फ एक इशारा है। यह दर्शक की कल्पना को झिझोड़ती है और उसमें गुस्से और बेचैनी का भाव पैदा करती है। मतलब इस चित्रों के माध्यम से लोगों को जो है एक तरह से जो है जागरूक करने का प्रयास किया गया कि कैसे महिलाओं के साथ हिंसा हुई थी और महिलाओं के साथ कैसे दुर्व्यवहार किया गया, अंग्रेजी महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ। इसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बताया गया। हालांकि वे चित्र में अदृश्य है। पृष्ठभूमि में आम ब्रिटिश टुकड़ियों को रक्षक के तौर पर आगे बढ़ते देख सकते हैं। ठीक है। कुछ अन्य रेखा चित्रों पेंटिंगों में हमें औरतें अलग तेवर में दिखाई देती हैं। इनमें से वे विद्रोहियों के हमले से अपना बचाव करती हुई नजर आती हैं। मतलब यह हुआ कि कहीं कहीं पर ऐसा भी हुआ कि महिलाएं जो है, ब्रिटिश महिलाएं अपनी रक्षा करने के लिए जो है गोली भी चला रही हैं। आप यह देख सकते हैं, यहाँ गोली भी चला रही हैं अपनी रक्षा करने के लिए, विद्रोहियों को मार भी रही हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्होंने कहीं कहीं पर गोलियां चलाई। ठीक है। उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। आगे लिखा है, उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया। जो चित्र यहाँ मैंने आपको बताया उसमें लिखा है कि मिस जो है व्हीलर मध्य में दृष्टापूर्वक खड़ी हैं और अकेले ही विद्रोहियों को मौत की नींद सुलाते हुए अपनी जो है इज्जत की रक्षा करती हैं। तमाम ब्रिटिश चित्रों की तरह यहाँ भी विद्रोहियों को दानवों के रूप में दर्शाया गया। मतलब विद्रोहियों जो थे उनको दानव, राक्षस का संज्ञा दे दी गई। यहाँ 4 जो है गद्दावर आदमी हाथों में तलवार और बंदूक लिए एक अकेली औरत के ऊपर हमला कर रहे हैं। यहाँ इज्जत और जिंदगी की रक्षा के लिए औरत के संघर्ष की आड़ में दरअसल एक गहरे धार्मिक विचार को प्रस्तुत किया गया। यह ईसाइयत की रक्षा का संघर्ष है। चित्र में धरती पर पड़ी किताब बाइबिल है। तो यहाँ पर यह भी बताया गया कि यह महिला अपनी इज्जत नहीं बचा रही है बल्कि एक धार्मिक धर्म की भी रक्षा कर रही है। अब यह बाइबिल जो गिरा हुआ है इसके माध्यम से। तो अंग्रेज बहुत चालाक थे और बहुत चालाकी से जो है वो भारतीयों के मन में ये दिखाना चाहते थे कि अंग्रेजों से ज़्यादा भारतीयों ने जो है हिंसा किया है महिलाओं के साथ, ब्रिटिश महिलाओं के साथ। यहाँ पर एक जो चित्र बनाया गया है, ये लिखा है कि कानपुर में भीषण नरसंहार के समाचार समूचे इंग्लैंड के प्रतिरोध की गहरी चाह और भयानक अपमान का पैदा किया गया था। तो ये लखनऊ का दृश्य है और यहाँ पर भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा जो है मारने की और जो है ऐसे हिंसा की घटनाओं के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। तो लिखा है कानपुर में सिपाहियों से भी रक्षा करती मिस व्हीलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। तो अलग अलग चित्रों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया कि अंग्रेज गलत नहीं थे, गलत भारतीय थे, ये मतलब बताने का प्रयास किया गया। प्रतिरोध और सबक क्या है? जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से और सख्ते का माहौल बनता गया, बदले की मांग बुलंद होती गई। मतलब जैसे जैसे ये चित्र इंग्लैंड पहुंचने लगे और विद्रोह के बारे में, महिलाओं के अत्याचार के बारे में जब वहां जानकारी जाने लगी तो वहां जो है ये जो है बदले की भावना तेज होने लगी। विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों और अखबारों ने, मतलब खबरों ने ऐसा माहौल रच दिया जिसमें हिंसक दमन और प्रतिरोध को लाजमी और वाजिद माना जाने लगा। ये जो है झूठी घटना थी लेकिन फिर भी इसको जो है सत्य माना जाने लगा। माहौल ऐसा था कि मानो न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा और सत्ता को दी जा रही चुनौतियों को निर्ममता से कुचलना जरूरी था। विद्रोह से आतंकित अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अपनी अपराजय का प्रदर्शन करना ही चाहिए। ऐसा ही एक तस्वीर जो है हमें न्याय की एक रूपात्मक स्त्री छवि दिखाई देती है। आप यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ पे दिखाया गया है उसी को दिखाया गया है कि एक महिला जो है कैसे विद्रोह दमन करके आगे बढ़ रही है, यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है। ये जो चित्र बनाया गया है, ये बनाया गया है, ये शेर है। शेर ब्रिटिश साम्राज्य का वो माना जाता है। किसका? ब्रिटिश साम्राज्य का सिंबल माना जाता है। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से विद्रोह को दबाने का और उसको एक व्यंग्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। आगे लिखा है, जिसके एक हाथ पे तलवार दूसरे हाथ पे ढाल है, उसकी मुद्रा आक्रामक है, उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा और बदला लेने की जो है तड़प दिखाई देती है। वह सिपाहियों को अपने पैरों तले कुचल रही है जबकि भारतीय औरतों और बच्चों की भीड़ भय से कांप रही है। इसके अलावा ब्रिटिश से प्रेस में असंख्य दूसरी तस्वीरें और कार्टून थे जो निर्मम दमन और हिंसक प्रतिरोध की जरूरत पर जोर दे रहे थे। तो इसी चीज को यहाँ पर एक एक करके बताया गया है। अब यहाँ जो ये मैंने अभी बताया था आपको, ये जो चित्र यहाँ बना हुआ है इसमें ये जो है आप देख सकते हैं लिखा है बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर का प्रतिरोध। ये बंगाल टाइगर है
और ये ब्रिटिश शेर है। दोनों आपस में लड़ रहे हैं और प्रतिरोध कर रहे हैं, उसी चीज को दिखाया गया है। तो जो ये शेर है ये ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है और बंगाल टाइगर भारत का। जो ये चित्र यहाँ पे दिया गया है इसमें देखते हैं जो विद्रोही पकड़े गए थे उनको तोपों से उड़ाया जा रहा है और सेना के लोग यहाँ खड़े होकर के टुकड़ियाँ और इसको देख रही है किस तरह से जो विद्रोही थे उनको पकड़ के तोपों से उड़ाया जा रहा है। इसी को यहाँ पर दिखाया गया है। पेशावर का ये दृश्य है और दूसरा जो है ये भी पेशावर का ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फांसी दी जा रही है विद्रोहियों को और घुड़सवार सेना खड़ी होकर के इसको देख रही है कैसे लोगों को दंड दिया जा रहा है। आगे लिखा दहशत का प्रदर्शन। प्रतिरोध और सबक सिखाने की चाह इस बात से में भी प्रतिबिंबित होती है कि विद्रोहियों को कितने जो है निर्मम ढंग से मौत घाट उतारा गया है। उन्हें तोपों के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया गया और या फांसी पर लटका दिया गया, जैसे आपने अभी चित्र में देखा। इन सजाओं की तस्वीरें आम पत्र पत्रिकाओं के जरिए दूर दूर तक पहुंचाई जा रही थी। ठीक है, दया के लिए कोई जगह नहीं है, मतलब इसमें दया के लिए कोई जगह नहीं थी, ये भी बताया गया। लिखा है जब प्रतिरोध के लिए भी शोर मच रहा था तो ऐसे में जो है नर्म सुझाव जो है मजाक का पात्र बन कर ही रह जाते हैं। जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी तो ब्रिटिश प्रेस में उसका मजाक उड़ाया गया। ठीक है, तो लिखा है जो है हास्य परख बेंजामिन की ब्रिटिश पत्रिका जो है पंच ने पत्रों में प्रकाशित एक कार्टून में कैनिंग को एक जो है भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दर्शाया है। मतलब कैनिंग का मजाक उड़ाया भव्य इंग्लैंड में कि आप देखिए यहाँ पर दिया है कि जो है ये बेचारे लोग हैं विद्रोही और ये जो है इन्होंने जो है एक आश्वासन दिया था कि उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार किया जाए, तो उसी को यहाँ कार्टून के रूप में विरोध किया गया। किसका यह विरोध किसका किया गया? कैनिंग का, इंग्लैंड में, और हंसी का पात्र बनाया उनको हंसी का पात्र बनाया गया। लिखा है जो है हाथ एक सिपाही के सिर पर है जो अभी भी नंगी तलवार और कटार लिए हुए है, जो आप देख सकते हैं दोनों ने खून जो है टपक रहा है। यह एक ऐसी छवि है जो उस समय की बहुत सारी ब्रिटिश तस्वीरों में बार बार सामने आती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ विद्रोही खून से जो है तलवार को दिखा रहा है और उसको जो है बचाने का प्रयास कौन कर रहे हैं? कैनिंग। तो उसी का मजाक उड़ाया गया इंग्लैंड में कि कैनिंग को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आगे लिखा है राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना। 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत दृश्य जो है जगत बुन दिया गया था। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में याद किया जाता है जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। इतिहास लेखन की इस की तरह कला और साहित्य में भी 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया गया। 1857 विद्रोह को एक आंदोलनकारियों ने एक अपना जो है ध्येय मान लिया। विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में पेश किया जाता था जो देश को रणस्थल की तरफ ही ले जा रहे थे। उन्हें लोगों को दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करने चित्रित किया जाता था। एक हाथ में जो है घोड़े की रास और दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाली रानी के शौर्य का गौरवगान करते हुए कविताएं लिखी गई थी। रानी लक्ष्मी जो झांसी रानी थी, रानी झांसी को एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया गया था जो दुश्मनों का पीछा करते हुए और ब्रिटिश सिपाहियों को मौत के नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही हैं। देश के विभिन्न भागों में बच्चे सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों से पढ़ते हुए बड़े हो रहे हैं। याद रखना, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो एक कविता थी जो बचपन में बहुत आप लोगों ने सुना होगा। लिखा है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये गाना बहुत फेमस हुआ था और यहीं से रानी लक्ष्मीबाई की छवि पूरे देश में और अच्छी हो गई थी, खासकर यूको में। लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को प्रायः फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार और एक हाथ पर तलवार लिए दिखाया जाता है। अन्याय और विदेशी शासन के दृढ़ प्रतिरोध का वो प्रतीक था। इस तस्वीर से पता चलता है कि उन्हें बनाने वाले चित्रकार इन घटनाओं को कैसे देखते थे, उनके जो है एहसास क्या थे और वह क्या कहना चाहते थे। इन चित्रों और कार्टूनों के माध्यम से हम उस जनता के बारे में जान सकते हैं जो उन चित्रों को तारीफ या आलोचना करती थी, उनकी नकलों को खरीदकर घरों में सजाती थी जो है कॉपी ला करके। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं फिल्मों और पोस्टरों में रानी लक्ष्मीबाई की इस छवि को एक मर्दाना योद्धा के रूप में दिखाया गया है। या आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारी फिल्में जब बनाई जाती थी हमारे यहाँ, तो उस समय भी रानी लक्ष्मीबाई को एक योद्धा के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, लिखा है ये तस्वीरें जो है केवल अपने समय की भावनाओं और एहसासों को ही प्रतिबिंबित नहीं कर रही थी, उन्होंने संवेदनाओं को भी शक्ल दी थी। ब्रिटेन में छप रहे चित्रों से उत्तेजित वहां की जनता विद्रोहियों को भयानक बर्बरता के साथ कुचल डालने के लिए आवाज उठा रही थी, मतलब इंग्लैंड में। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादी चित्र अपनी राष्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित करने में मदद कर रहे थे। तो जो इंग्लैंड के चित्रकार थे वो विद्रोहियों के बारे में बताते थे, जिससे इंग्लैंड की जनता बहुत गुस्से में होती थी, और राष्ट्रवादी चित्रकार भारतीय जो है आंदोलनकारियों के बारे में चित्र बना करके और उन्हें फेमस कर रहे थे। यहाँ कुछ घटनाएं दी गई हैं जो सन दिया गया है। लिखा है जो है अवध में बेलेजरी द्वारा सहायक संधि लागू कब की गई थी, तो हमने बताया भी था 1801 में। वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाया गया और अवध का अधिग्रहण कब किया गया, 1856 में। अंग्रेजों द्वारा अवध में एक मुफ्त जो है लगान बंदोबस्त लागू किया गया 1856-57 में। 1857 में क्या हुआ, तो 10 मई को जो है मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ था। 11-12 मई को विद्रोह दिल्ली के रक्षक सेना में विद्रोह हुआ था। बहादुर शाह जफर को जो है नेतृत्व स्वीकार किया गया था, तो दिल्ली में विद्रोह 11 तारीख को शुरू हुआ। 20 और 27 मई अलीगढ़ इटावा मैनपुरी में सिपाही विद्रोह हुआ था। 30 मई को लखनऊ विद्रोह हुआ। मई जून में सैनिक विद्रोह एक व्यापक जन विद्रोह में तब बदल गया। 30 जून को 1857 की बात तब हो रही है, चिन्हट के युद्ध में अंग्रेजों की हार होती है। 25 सितंबर को हैवलॉक और आउटम के नेतृत्व में अंग्रेजों की टुकड़ियां लखनऊ रेजिडेंसी में दाखिल होती हैं। 1858 में क्या हुआ, जून में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है। 1858 में जुलाई में युद्ध में शाहमल की भी हत्या हो जाती है, जो आपके बागपत से थे। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट में पूछेगा। आप लोगों को लगातार ये वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।